हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित। आप देख रहे हैं आउटराइट टेक और आज मेरे पास है आईफोन 14 प्रो। ये फ़ोन मेरे पास 17 सितंबर को आ गया था, करीब एक हफ़्ता पहले, और एक हफ़्ते से मैं इसको कंटिन्यूसली यूज़ कर रहा हूँ एज माय प्राइमरी फ़ोन। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह के इसके फ़ीचर्स हैं, इसका रिव्यू, इसकी अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करेंगे हम और देखेंगे, जानेंगे फ़ोन के बारे में। क्या ये इतना महंगा प्राइस टैग जस्टिफाई करता है और क्या मेरे को आईफोन 14 प्रो मैक्स लेना चाहिए था, वो मैंने क्यों नहीं लिया, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। 14 और 14 प्रो क्यों नहीं लिए, मैं उनके बारे में भी बात करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग से और फिर वापस आएंगे फ़ोन के रिव्यू के लिए। स्मार्टफोन्स के अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस आजकल काफ़ी सिंप्लीफाइड हो गए हैं। ज़्यादा कुछ उसमें होता नहीं है, जस्ट एक फ़ोन होता है, एक सिम इजेक्टर टूल होता है एंड दैट्स इट। ज़्यादा कुछ है नहीं, और एक केबल होती है चार्जिंग के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं फ़ोन के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा इस फ़ोन की प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। ये फ़ोन इंडिया में स्टार्ट होता है 1,29,000 रुपीज़ से। इनफैक्ट 1,30,000 ही मेरे को बोलना चाहिए उसको, जो कि लास्ट ईयर वाले आईफोन प्रो के मॉडल से करीब 10,000 ज़्यादा लेकर आता है। आई डोंट नो, रिडिकुलसली प्राइस रखते हैं एप्पल वाले अपने फ़ोन्स को इंडिया में। फ़ोन नो डाउट अच्छे होते हैं बट प्राइस अच्छा नहीं होता है, बट स्टिल जो है सो है। तो ये स्टार्ट होता है 1,30,000 से। इसके बाद स्टोरेज और साइज़ के वेरिएंट्स के बेसिस पे प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है। फॉर एग्जांपल अगर 256 GB का लेंगे तो 1,40,000 का मिलेगा। इसी तरह 512 GB का मिलेंगे तो 1,60,000 के आसपास मिलेगा, एंड सो ऑन। ख़रीदने के लिए आप जा सकते हैं फ्लिपकार्ट पर, अमेज़ॉन पर और एप्पल के डायरेक्ट एप्पल स्टोर पर, यानी कि एप्पल की वेबसाइट पर। तो मैंने भी ये एप्पल स्टोर से डायरेक्टली मंगाया था, एप्पल की वेबसाइट से। थोड़ा ट्रस्टवर्दी रहता है और उसमें मेरे को 6,000 का HDFC बैंक पर कैशबैक भी मिल गया था। इंस्टेंट कैशबैक था वो, तो मेरे को 6,000 कम में मिला। ये है 256 GB वाला वेरिएंट। तो सबसे पहले बात करेंगे फ़ोन के डिज़ाइन के बारे में। तो इसका डिज़ाइन काफ़ी प्रीमियम लुकिंग है। अगर आप देखें पीछे बैक साइड में कुछ मैट फिनिश में हमको यहाँ पर ग्लास बैक देखने को मिलती है, और यहाँ पर कुछ ग्लॉसी वाला एरिया कैमरा बम्प्स के जस्ट पास में। तो ओवरऑल एक काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन। और अगर आप देखेंगे तो कैमरा के जो बम्प्स हैं ये थोड़े से बड़े हैं। इवन आईफोन 13 प्रो के मुकाबले आप देखेंगे तो उससे भी थोड़े से बड़े हो जाते हैं यहाँ पर ये। और साइड्स को अगर देखें तो साइड्स में हमें देखने को मिलता है यहाँ पर एक साइड में, राइट साइड में हमारे पास है पावर बटन, और दूसरी साइड में हम देखें तो यहाँ पे है वॉल्यूम रॉकर्स, इंस्टेंट म्यूट बटन, इधर है सिम ट्रे, और नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल और हमारा लाइटनिंग पोर्ट। यस, आईफोन अभी भी लाइटनिंग पोर्ट पर ही स्टक है, तो यही है। तो अगर मैं फ़ोन के साइड्स की बात करूं तो ये सारा स्टेनलेस स्टील है, जो कि देखने में काफ़ी प्रीमियम और अच्छा लगता है, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज़ ए फिंगरप्रिंट मैग्नेट। और थोड़ा भी इसको टच करते हैं कहीं पर तो इस पर फिंगरप्रिंट के निशान पड़ जाते हैं। उसके अपोजिट बैक साइड में, क्योंकि ये मैट है, देखने में बहुत अच्छा है और यहाँ पर फिंगरप्रिंट का कुछ इशू नहीं आता है। सो ये हुआ फ़ोन के ओवरऑल डिज़ाइन के बारे में, जो कि बेहद ही प्रीमियम लगता है देखने में। अब अगर मैं डिस्प्ले की तरफ आऊँ टॉप पर, तो यहाँ पर डिज़ाइन में जो सबसे बड़ा चेंज किया गया है वो है इसकी डायनामिक आइलैंड। सो बेसिकली पिछले आईफोन तक नॉच हुआ करती थी, जो कि राइट एट द टॉप से स्टार्ट हो जाती थी। यहाँ पर अब इन्होंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है और इसको कन्वर्ट कर दिया है डायनामिक आइलैंड में। डायनामिक आइलैंड बेसिकली इट इज़ स्टिल ए नॉच। इसके अंदर फेस आईडी और फ्रंट फेसिंग कैमरा है, लेकिन इसको काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोग्राम किया गया है। यूजेबिलिटी के हिसाब से इसकी फंक्शनलिटी बढ़ाई गई है। तो चलिए अब देखते हैं कि किस तरह से इसमें हमको डायनामिक आइलैंड, जो कि एक पिल शेप का कैमरा कटआउट है, इसको यूज़ किया जा सकता है। तो मैं स्पॉटिफाई ओपन करता हूँ और यहाँ पर कोई सॉन्ग चला देता हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं लाउड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि कॉपीराइट का प्रॉब्लम हो जाता है, बट अगर आप देखें, जैसे फॉर एग्जांपल स्पॉटिफाई में इस वक्त गाना चल रहा है और मैं वापस अपनी होम स्क्रीन पे आता हूँ, तो देखिए आप किस तरह से ये डायनामिक आइलैंड है वो चेंज हो जाती है। हमें दिखाती है यहाँ पर थोड़ा सा एल्बम आर्ट जो सॉन्ग चल रहा है उसका, और यहाँ पर
सॉन्ग क्योंकि चल रहा है तो उसके लिए एक एनिमेशन आता है जो कि देखने में काफ़ी कूल लगता है। इसी तरह नॉट जस्ट दिस, अगर मैं फॉर एग्जांपल अभी इसको क्लिक करके रखता हूँ यहाँ पर, तो ये कुछ इस तरह से इसको हमें एक छोटा सा विजेट की तरह दिखाई देता है और इसमें हमें कुछ कंट्रोल्स दिख जाते हैं, लाइक एयर प्ले का, पॉज का, फॉरवर्ड और रिवाइंड का। और अगर मैं इसको सिंगल प्रेस करता हूँ इस तरह से तो हमारा वापस स्पॉटिफाई ओपन हो जाता है। तो नाइस लिटिल फंक्शनैलिटी जो कि काफ़ी सही लगती है। ये हुई एक चीज़। तो अभी मैं म्यूज़िक बंद कर देता हूँ और म्यूज़िक बंद करने के बाद मैं बाहर आता हूँ तो डायनामिक आइलैंड अपनी नॉर्मल शेप में है। तो आइए अब कॉल करके देखते हैं। लेट्स से मैं कॉल करता हूँ किसी को, मैंने कॉल किया और अगर मैं अब वापस होम स्क्रीन पर आता हूँ तो आप देखिए किस तरह से डायनामिक आइलैंड एक क्विक नोटिफिकेशन बदल जाता है कि कॉल चल रही है। और यहाँ पर मेरे को सिमिलरली जैसे ही कॉल उस फ़ोन से पिक होगी यहाँ पर उसकी ड्यूरेशन आने लग जाएगी और यहाँ पर एनिमेशन रहेगा कि हम बात कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ये इस तरह से एनिमेट होता रहेगा। इसको अगर मैं प्रेस करके रखूँ तो कुछ इस तरह से आएगा और अगर इसको मैं एक बार सिंगल प्रेस करूँ तो वापस मैं कॉल पे आ जाऊँगा। इसकी APIs एप्पल ने ओपन कर रखी हैं, तो आने वाले टाइम में और भी बहुत सारी ऐप्स जो थर्ड पार्टी ऐप्स होती हैं उन ऐप्स के लिए हमको डायनामिक आइलैंड की फंक्शनलिटी देखने को मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा एडॉप्शन देखने को मिलेगा। और दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कूल फीचर जो कि मेरे को इस फ़ोन का लगता है। और बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि छोटे छोटे कैमरा कटआउट्स होते हैं उनको छुपाने के लिए कुछ इस तरह के वॉलपेपर्स डिज़ाइन करते हैं कि वो ऊपर से ब्लैक हो जाए तो नॉच का पता ना चले या फिर कैमरा कटआउट का पता ना चले। बट यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, नॉच दिखाई गई है, खुल के दिखाई गई है और उसको एक अच्छी फंक्शनलिटी में बदल दिया गया है। तो दिस इज़ समथिंग विच पीपल आर गोइंग टू लाइक ए लॉट। लोगों को काफ़ी पसंद आने वाला है डायनामिक आइलैंड। एक्चुअली अगर आप देखें तो ओरिजिनल नॉच से थोड़ा सा नीचे स्क्रीन में आता है और अगर आप कोई वीडियो वगैरह देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ये जरूर करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक वीडियो चला के दिखा देता हूँ इसमें, और अगर मैं इस वीडियो को ऐसे करूं और इस तरह से बड़ा करूं तो कुछ इस तरह से ये नॉच हमें डिस्टर्ब करती है हमारे ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस में। तो इसको अगर थोड़ी देर देखते रहेंगे तो आदत पड़ सकती है, बट हो सकता है ज़्यादा लोगों को ये चीज़ पसंद ना भी आए, बट स्टिल कुछ इस तरह से भी हम देख सकते हैं तो वो बीच में नहीं आती है। सो देयर आर वर्क अराउंड्स कि ये प्रॉब्लम दे भी सकती है लोगों को और उससे बचने के तरीके भी हैं। ओके, तो ये हुआ इसके डिज़ाइन के बारे में। अब क्योंकि हम डिस्प्ले देख रहे हैं तो चलिए डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। ये डिस्प्ले मेरे को आईफोन का अभी तक का सबसे बेस्ट डिस्प्ले लग रहा है। इनफैक्ट अगर मैं ऐसा कहूँ कि ये डिस्प्ले अभी तक के स्मार्टफोन्स का बेस्ट डिस्प्ले है तो ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, एक्चुअली सही है, क्योंकि ये बहुत ही शानदार डिस्प्ले है। और इस डिस्प्ले को देखने का इतना मन करता है कि बार बार मैं फ़ोन उठाता हूँ, डिस्प्ले देखने में इतना अच्छा लगता है, इतना मज़ा आता है, तो इसकी तरफ देखते रहने को मन करता है। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त डिस्प्ले हमको यहाँ पर दिया गया है। 6.1 इंचज़ का यहाँ पर हमको पैनल दिया जाता है जो कि सिमिलर है पुराने आईफोन 13 प्रो जैसा ही। और इसके अलावा इस फ़ोन में हमको देखने को मिलता है 2556x1179 का स्क्रीन रिजोल्यूशन, जो कि एक शानदार स्क्रीन है, शानदार डिस्प्ले है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसके रिफ्रेश रेट की तो अगेन इट इज़ 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट, जो कि सिमिलर है आईफोन 13 प्रो जैसा ही। इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं स्क्रॉलिंग बड़ी ही स्मूथली हो जाती है। इसके अलावा इसकी एक दूसरी खास बात यह है कि ये 1 हर्ट्ज तक जा सकता है मिनिमम, यानी कि अगर फ़ोन आइडल है और उसको आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इट कैन गो अप टू 1 हर्ट्ज। और क्योंकि ये लोएस्ट अप टू 1 हर्ट्ज तक जा सकता है इसलिए हमें इसमें इसकी वजह से बैटरी में काफ़ी एफिशिएंसी भी देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं इस आईफोन के कैमरा सेटअप के बारे में। यहाँ पर हमको एक पिछले साल वाले आईफोन 13 प्रो से काफ़ी अच्छा बड़ा अपग्रेड देखने को मिलता है कैमरा सेटअप में, क्योंकि यहाँ पर अब प्राइमरी सेंसर दे दिया गया है हमको 48 मेगापिक्सल का क्वाड पिक्सल सेटअप। इसका मतलब कि फ़ोन लाइटिंग कंडीशंस के अकॉर्डिंगली स्टिल 12 मेगापिक्सल की फ़ोटोज़ लेगा, लेकिन उसमें डिटेल कैप्चर होगी 4 टाइम्स मोर। और अगर आपको 48 मेगापिक्सल्स की फ़ोटो चाहिए तो प्रो रॉ फॉर्मेट में आप उसको 48 मेगापिक्सल्स में भी ले सकते हैं, जो कि अपने आप में एक काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है। और उसको आप फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं, उसमें काफ़ी सारी डिटेल्स उसमें डाल सकते हैं, कलर ग्रेड कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट हमको लेकर आएगी। तो प्राइमरी लेंस में, प्राइमरी सेंसर में काफ़ी यूनिक, काफ़ी अच्छा अपग्रेड देखने को मिल जाता है यहाँ पर। अल्ट्रा वाइड कैमरा की अगर बात करें तो यहाँ पर हमको इस बार अगेन 12 मेगापिक्सल का ही कैमरा देखने को मिलता है, लेकिन उसका सेंसर पिछले आईफोन 13 प्रो के सेंसर से डबल है, यानी कि 2 गुने साइज़ का है, तो लाइट बहुत अच्छे से कैप्चर करेगा। उसके अलावा टेलीफोटो लेंस हमको अभी भी जूम कैपेबिलिटी सिर्फ 3 टाइम्स तक की देता है यहाँ पर। तो आई वुड हैव एक्सपेक्टेड कि शायद हमको एटलीस्ट 4 टाइम्स या 5 टाइम्स 6 टाइम्स कुछ मिलना चाहिए था, या मे बी अप टू 10x ऑप्टिकल जूम मिलना चाहिए था, बट वो नहीं हुआ है। इंस्टेड ऑफ दैट एक चेंज जो जूमिंग कैपेबिलिटी में हुआ है वो ये है कि इसमें अब एप्पल ने
ऐड कर दिया है 2x जूम का ऑप्शन इसके मेन कैमरा में, यानी कि अब टोटल 4 जूम तक की कैपेबिलिटी हमको इसमें देखने को मिलती है, जिसमें से 0.5 और 3x जूम जो है वो हमको टेलीफोटो लेंस से देखने को मिलता है, और जो नॉर्मल 1x और 2x है वो हमको प्राइमरी जो कैमरा है 48 मेगापिक्सल सेंसर वाला उसके थ्रू देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और जो नया फीचर आया है आईफोन 14 सीरीज में, यानी कि 14 सीरीज के सभी चारों फोन्स में, वो है इसका फोटोनिक इंजन। तो बेसिकली फोटोनिक इंजन जो है वो एक कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी की टेक्नोलॉजी है। सो एप्पल की जो डीप फ्यूजन टेक्नोलॉजी है फोटोज़ की प्रोसेसिंग के लिए, उसको पाइपलाइन में और पहले लेकर आए गए हैं, जबकि फोटोज़ के कंप्रेशन होने से पहले ही उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है इन द पाइपलाइन ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ फोटोज़, जिससे कि बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड फोटोज़ देखने को मिलती हैं। ऐसा एप्पल ने क्लेम किया है इस टेक्नोलॉजी के बारे में। और जो डायनामिक रेंज है इस कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी यानी कि फोटोनिक इंजन से बहुत ही अच्छे से डायनामिक रेंज भी कैप्चर कर पाता है आईफोन अपनी फ़ोटोज़ में। और अगर मैं बात करूं सेल्फी कैमरा की, जो कि इस डायनामिक आइलैंड के अंदर हमको दे दिया गया है इस बार, उसमें भी कुछ इंप्रूवमेंट्स देखने को मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर भी फोटोनिक इंजन का यूज़ किया गया है सेल्फी कैमरा के लिए। उसके अलावा ऑटो फोकस जो फीचर है वो दैट कम्स एज ए स्टैंडर्ड फीचर फॉर सेल्फी कैमरा एज वेल, और लो लाइट में भी सेल्फी कैमरा की परफॉर्मेंस पहले से आईफोन 13 प्रो से काफ़ी बेटर हुई है। इसके अलावा हमको यहाँ पर मैक्रो मोड भी मिल जाता है देखने को, जो कि हम काफ़ी करीब से ऑब्जेक्ट्स की फ़ोटो ले सकेंगे और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पर भी देखने को मिलती है। कैमरास की अगर ओवरऑल फीडबैक की बात करूँ तो फ़ोटोज़ जो कैमरा से आ रही हैं बेहद ही शानदार आ रही हैं, और आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फ़ोन आउट देयर विच यू कैन बाई राइट नाउ। स्पेशली लो लाइट की फोटोग्राफी इसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मेरे को फील हुआ है देखने में पुराने आईफोन्स के कंपैरिजन में। जैसे कि मैंने आईफोन 13 प्रो भी यूज़ करके देखा हुआ है, आईफोन के और पुराने मॉडल्स में यूज़ कर रहा था पर्सनली भी, तो काफ़ी इंप्रूवमेंट लो लाइट फोटोग्राफी में, ओवरऑल फोटोग्राफी में यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। तो फोटोज़ के बारे में बात कर ली हमने इसके कैमरा से, तो वीडियोज़ के बारे में बात करने से पीछे कैसे रह सकते हैं, बिकॉज दिस यूज टू बी अ फ़ोन। आईफोन जो है ये एक ऐसा फ़ोन है जो कि वीडियोज़ के मामले में अपने कॉम्पिटिटर से हमेशा आगे रहा है, बहुत बहुत आगे रहा है। तो इस बार भी उन्होंने उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर गए हैं वीडियो परफॉर्मेंस को, क्योंकि लास्ट ईयर अगर आपको ध्यान होगा सिनेमैटिक मोड का इंट्रोडक्शन हुआ था, जो कि ओनली फुल HD तक में वीडियो रिकॉर्ड कर पाता था, लेकिन अब सिनेमैटिक मोड के वीडियोज़ 4K अप टू 30 FPS में शूट किए जा सकते हैं। और इस बार जो वीडियो कैमरा में नई चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है वो है एक्शन मोड, यानी कि एक्शन मोड सुन के जैसे कि आपको GoPro याद आता होगा या फिर DJI के कैमराज याद आते होंगे एक्शन कैमराज, वो फीचर अब आईफोन के कैमराज के अंदर आ गया है। यहाँ पर हम 2.8K अप टू 60 FPS तक के एक्शन मोड में वीडियोस शूट कर सकते हैं। थोड़ा सा क्रॉप्ड रहते हैं बट ओवरऑल काफ़ी स्टेबल देखने को मिलते हैं। अगर मैं वॉक कर रहा हूँ, नॉर्मल स्टेप चलते चलते कोई वीडियो शूट कर रहा हूँ, बहुत ही स्टेबल शूट होता है, पता भी नहीं चलता है कि मैं वॉक करते हुए वीडियो बना रहा हूँ। और अगर रनिंग करते हुए भी बनाता हूँ तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है एक्शन मोड में। तो ये है इसकी नई हाईलाइट। और अगर आपका आईफोन जो है वो 256 GB या फिर उससे हायर स्टोरेज वाला मॉडल है, तो आप ProRes फॉर्मेट में 4K अप टू 30 अप टू 60 वीडियोस भी उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओवरऑल वीडियोस के बारे में अगर मैं बात करूं एक फाइनल आउटकम, तो आईफोन के वीडियोस पहले भी अच्छे होते थे, इसमें आईफोन 14 प्रो सीरीज़ में इसको और नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाया गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात बन जाती है। इससे पहले मैं चलूँ इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करने के लिए, लेट मी क्विकली टॉक अबाउट कि मैंने ये 14 प्रो मॉडल क्यों लिया। तो जैसा कि आप जानते हैं मैं कुछ कंटेंट बनाते रहता हूँ यूट्यूब के लिए, उसके लिए मुझे एक अच्छा ऐसा फ़ोन चाहिए था जिसकी वीडियो कैपेबिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हों। तो प्रो मॉडल्स में अनडाउटेडली थोड़ा बेटर वीडियो और फोटोग्राफी वाले कैमरा सेटअप मिलते हैं हमको, ये एक रीज़न था। और प्रो मैक्स क्यों नहीं लिया? कुछ लोग कहते हैं कि यार 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देके आप प्रो मैक्स भी ले सकते थे, वो क्यों नहीं लिया? क्या 10,000 रुपये कम पड़ गए आपको फ़ोन लेने में? तो ऐसा नहीं है, पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से ये वाला साइज़ मुझे बहुत ऑप्टिमल लगता है, पॉकेट में इजीली फिट हो जाता है, वन हैंडेड यूज़ कर सकते हैं इसको आराम से। अगर मैं मैक्स ले लेता हूँ तो पहली चीज़ वो पॉकेट में आसानी से नहीं आता, दूसरी चीज़ काफ़ी भारी फ़ोन है, उसको वन हैंडेड यूज़ करने में दिक्कत होती है। तो ये रीज़न था कि मैंने 14 या 14 प्लस क्यों नहीं लिया और 14 प्रो मैक्स क्यों नहीं लिया। अब बात कर लेते हैं आईफोन 14 प्रो की परफॉर्मेंस के बारे में। तो अनडाउटेडली अगेन ये एक परफॉर्मेंस पावर हाउस फ़ोन है। इसमें हमको मिलता है A16 बायोनिक चिपसेट, जिसमें कि हमको Geekbench के सिंगल और मल्टी कोर के जो स्कोर्स हैं वो 1891 और 5469 तक के लेवल पर जाकर मिलते हैं, जो कि अपने
पुराने आईफोन 13 प्रो से भी ज़्यादा हैं, और एंड्रॉयड वर्ल्ड के अगर मैं फ्लैगशिप प्रोसेसर की बात करूं यानी कि स्नैपड्रैगन सीरीज 8 Gen 1 की, तो उससे तो ये लीप्स एंड बाउंड्स एंड माइल्स अहेड है। बहुत ही बेटर ओवरऑल गीकबेंच का स्कोर है। स्कोर में ज़्यादा मैं वैसे पर्सनली बिलीव नहीं करता, क्योंकि फ़ोन की परफॉर्मेंस नॉर्मली ठीक ही होती है फ़ोन्स की, लेकिन यहाँ पर परफॉर्मेंस जो हमको देखने को मिलती है वो एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। एक नॉर्मल डे टू डे सिनेरियो में हमको इतनी ज़्यादा रॉ पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उससे काफ़ी कम में भी काम चल जाता है। लेकिन अगर आपको पता है कि आपके फ़ोन में काफ़ी पावर है और एक वो हेडरूम हमेशा अवेलेबल रहता है वहाँ पर, कि कहीं ऐसी कोई ज़रूरत पड़ जाए जहाँ पर आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस आउटपुट की डिमांड आती है, कुछ ऐसा आप करने लगते हैं, मे बी वीडियो एडिटिंग अगर आप कर रहे हैं फ़ोन के अंदर किसी वीडियो एडिटिंग ऐप को यूज़ करके, या फिर कुछ रेंडरिंग कर रहे हैं, प्रो रॉ वगैरह का कुछ काम कर रहे हैं, तो वो स्पेस यहाँ पर अवेलेबल है और आप फ्री माइंड से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके सॉफ्टवेयर के बारे में। iOS 16 iOS 15 के बाद आया है और इसमें कुछ नए अपग्रेड्स हैं। ऐसा कोई ड्रामेटिक या बहुत बड़ा चेंज नहीं है, लेकिन अगर आप देखें लॉक स्क्रीन में, तो लेट मी लॉक माय फ़ोन, उसके बाद अगर लॉक स्क्रीन पे जाते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह से विजेट्स और ये हमको थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलता है। विजेट ऐड किए जा सकते हैं। इसको अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रेस करके रखिए और यहाँ से आप और कुछ भी तरह के जो भी चाहते हैं ये यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसको एडिट करना है आपको तो कुछ इस तरह से एडिट हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सैटरडे 24 नोएडा लिखा है, तो मैं इसमें कुछ और दिखाना चाहता हूँ, जैसे नोएडा की जगह लेट मी शो कि कितनी कैलोरीज मैंने आज बर्न करी, तो ये कुछ इस तरह से ये दिखा देगा। तो आई प्रीफर टू यूज़ लोकेशन हेयर, तो इसको ऐसा छोड़ देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, लॉक स्क्रीन पर किस तरह का फ़ॉन्ट आना है, कलर चूज़ कर सकते हैं, किस तरह का कलर हम रखना चाहते हैं, और इस तरह का छोटा मोटा कस्टमाइजेशन ये विजेट्स ऐड कर सकते हैं। या फिर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो फॉर एग्जांपल हम ये सारे विजेट के ऑप्शंस हमको यहाँ देखने को मिलते हैं, यहाँ से हम ये सारे विजेट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई और सॉफ्टवेयर फीचर iOS 16 का जिसके बारे में आपको और डिटेल में जानना हो, उस पर मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए। फ़ोन की हैप्टिक फीडबैक बेहद ही शानदार है, क्लास अपार्ट। मेरे को, जैसा मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बताया है अपने पुराने आईफोन एक्सपीरियंस के बारे में, कि उससे बेटर हैप्टिक फीडबैक मैंने किसी फ़ोन में एक्सपीरियंस नहीं करी है। तो यहाँ पर अगेन इट इज़ इवन बेटर पिछले आईफोन से भी। और अगर मैं आपको इसके स्पीकर क्वालिटी की आवाज़ सुनाऊँ तो वो भी, चलिए एक क्विकली मैं नो कॉपीराइट म्यूज़िक चलाकर इसमें आपको उसकी आवाज़ सुना देता हूँ। नेक्स्ट आता है बैटरी बैकअप। सो फ़ोन का बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है। मेरे को आराम से बहुत इजीली लगभग 1.5 दिन के आसपास का इसमें बैटरी बैकअप मिल रहा है। और अगर मैं आपको बताऊं कि मैं इसको नॉर्मल डे टू डे यूज़ में, जैसे कि मैं ऑफिस जा रहा हूं, अगर सुबह उठ के मैंने इसमें कुछ मेल्स वगैरह चेक करी, दिन भर मैंने इसमें थोड़ी बहुत चैटिंग वैटिंग करी या नॉर्मली यूज़ किया, ऊबर की ऐप्स यूज़ करी, कुछ नेविगेशन यूज़ किया, गूगल मैप्स यूज़ किए, दिन भर यूज़ किया, गाने सुने वाइल कम्यूटिंग टुवर्ड्स माई ऑफिस कमिंग बैक। और इतना सब होने के बाद भी जब शाम का टाइम आता है, मे बी अराउंड 8 PM 9 PM, तब भी इसमें अराउंड 40 to 45% की बैटरी मेरे को बची मिल रही है, जो कि एक बहुत ही शानदार बैटरी परफॉर्मेंस कहलाएगी अपने आप में। हमेशा से ही एप्पल के आईफोन्स की बैटरी परफॉर्मेंस बेटर रही है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। एक बड़ी चीज़ जो कि मुझे थोड़ी सी कम पसंद आई आईफोन 14 प्रो में, वो ये है कि आईफोन 14 प्रो अभी भी, अगर वायर्ड चार्जिंग की मैं बात करूं, तो मैक्सिमम 20 वॉट्स की चार्जिंग ही हमको देता है। और अगर एंड्रॉयड वर्ड में आप देखें, लोग 65 वॉट्स या उससे ऊपर तक की चार्जिंग स्पीड्स आजकल देने लगे हैं, लेकिन यहाँ पर दे आर स्टिल स्टक एट 20 वॉट्स वायर्ड चार्जिंग। उसके अलावा अगर मैगसेफ से आप इसको अटैच करके यूज़ करते हैं चार्जिंग के लिए, वहाँ पर आपको 15 वॉट की चार्जिंग स्पीड देखने को मिलेगी। और अगर कोई और थर्ड पार्टी ची चार्जर यूज़ करते हैं तो वहाँ पर जस्ट 7.5 वॉट्स की चार्जिंग स्पीड देखने को मिलेगी। एप्पल क्लेम करता है कि इफ़ यू आर यूजिंग ए वायर्ड चार्जर 0 to 50% ये करीब आधे घंटे में चार्ज हो जाता है, जो कि एक एक्सटेंट तक ठीक भी है। मैंने ऐसा एक्सपीरियंस पर्सनली किया है पिछले एक हफ्ते में। नॉर्मली मैं एक वायरलेस ची चार्जर यूज़ करता हूँ, वायर्ड करता हूँ, तो कंपैरेटिवली फास्ट रहती है और आधे घंटे में हमें 50 के आसपास की चार्जिंग बैटरी बैकअप पे मिल जाती है। तो ओवरऑल वर्डिक्ट क्या है, आपको आईफोन 14 प्रो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो अगर आपके पास बजट है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है इसके फीचर्स को यूज़ करने की, जो कि हमने इस वीडियो में जिनके बारे में बात की है, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। आपको कहीं से भी कोई निराशा हाथ नहीं लगेगी। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन दैट एप्पल हैज़
मेड सो फार। और अगर आप कैमरा एंथुजियास्ट हैं, बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं अपने फ़ोन से, एक शानदार डिस्प्ले का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो ये फ़ोन आपके लिए है। तो अगर आपको एक शानदार डिस्प्ले, कमाल का कैमरा और जानदार परफॉर्मेंस वाला फ़ोन चाहिए तो ये फ़ोन आपके लिए है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और iPhone 14 Pro के बारे में आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर मिला होगा। अगर अभी भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं इस फ़ोन के बारे में तो आप उन कमेंट्स में लिख के मेरे से पूछ लीजिए। आई विल रिप्लाई टू दोज क्वेश्चंस। और अगर आप चाहते हैं iPhone 14 Pro के बारे में किसी और टॉपिक पर मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए। आई विल मेक दैट वीडियो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे किसी अगले टेक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।